भारत की पॉलिटिक्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट्स भी होती हैं। शायद हम साउथ एशिया के रहने वाले इमोशनल भी हैं और बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी हैं, और ये हमारा कल्चर है। इसमें अच्छी बातें कितनी हैं, बुरी बातें कितनी हैं, ये बहस नहीं। बहस ये है कि कौन सी बात रेलेवेंट है और कौन सी बात रेलेवेंट नहीं है। अभी भारत की पार्लियामेंट के बाहर जो ऑप्टिक्स चेंजेस आई, उसमें एक लाइन की भी जो उसका स्कल्पचर है उसकी भी स्टोरी है। और इस वक्त भारत में गर्मा गर्म खबर है कि जी ये जो ऑप्टिक चेंजेस हैं, मोदी जी ने अपना आप दिखाया है, एग्रेसिव वहाँ पे स्टैच्यूज़ लगाए हैं जो इससे पहले होते थे। अपोजिशन का कहना है कि वो तो बड़े ही सॉफ्ट किस्म के होते थे। ये लगता है कि मोदी जी का अपना खूनी चेहरा है। ये हैं बातें जो हमारे साउथ एशिया की पॉलिटिक्स में होती रहती हैं, और भारत चूँकि साउथ एशिया का दिल है, गढ़ है, और इस वक्त दुनिया का स्टेक होल्डर भी है, वहाँ पर इस तरह की जो बातें हैं, इसके हवाले से हम बातचीत करेंगे मेजर गौरव आर्या जी के साथ। इसके साथ साथ चाइना ने जो भारत को एक तरह से वार्निंग दी है कि जो उनकी कंपनियों पर रेड होती है उससे इन्वेस्टमेंट के खदशे होंगे। फिर श्रीलंका का जो प्रॉब्लम है वो आपके और हमारे सामने है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से मेजर गौरव आर्या जी, जो किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि करीब हर हफ्ते में समय देते हैं। उनका अपना चाणक्य फोरम, आप उसके वेबसाइट पे जाइए, उनके ऐप्स डाउनलोड कीजिए। मैं स्वागत करता हूँ मेजर गौरव आर्या जी का। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें वक्त देते हैं। ये बताइए कि ये जो नई डिबेट है भारत में, ये किस तरह की डिबेट है? पहली बात तो ताहिर साहब, बुलाने के लिए अपने प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ताहिर साहब, कुछ नहीं, नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बन रही है, क्योंकि पुराना वाला पार्लियामेंट जो है छोटा पड़ रहा है, एंड इट्स अ वेरी ओल्ड स्ट्रक्चर, तो पार्लियामेंट थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है। तो बोला कि साहब सेंट्रल विस्टा नाम का एक थीम दिया है जिसमें प्राइम मिनिस्टर का भी नया घर बनेगा और पार्लियामेंट भी है। आई थिंक वाइस प्रेसिडेंट का भी वहां पे है कुछ, जहां तक मुझे याद है ये सब। तो इसको सब लोग अपोज कर रहे थे, क्योंकि अगर कल ऑपोजिशन को मोदी जी ये बोल देना कि जो है कि मतलब आप गहरी गहरी सांस लिया करिए सवेरे, ये लोग ना सांस लेना बंद कर देंगे। तो दे हैव टू अपोज ईच एंड एवरी सिंगल थिंग, और बेवकूफी की चीजों में। अच्छा, जो इंडिया का नेशनल सिंबल है वो अशोक स्तंभ वाला, जो अशोका दैट लायन, तो उसमें चार लायंस हैं, उसमें एक दिखता नहीं क्योंकि वो पीछे की तरफ है, तो ऐसे 3 दिखते हैं। अब बहस इतनी बेवकूफी की है, मैं आपको क्या बताऊं। अब ये ऑपोजिशन पार्टी वाले कह रहे हैं कि साहब मोदी जी ने सब चेंज कर दिया, और जो पहले वाला जो शेर था ना, जो अभी चेंज से पहले था जो शेर, वो बड़ा सॉफ्ट था, बड़ा इनोसेंट था, बड़ा मुलायम टाइप का शेर था, और बड़ा मतलब बड़ा हल्का फुल्का टाइप का। और ये जो मोदी जी ने नया शेर लेकर आए हैं, कल्चर की बात चल रही है ये, तो साहब ये जो लेकर आए हैं मोदी जी, तो मुझे बोलते हुए हंसी आ रही है, मैं क्या बताऊं। ये बड़ा खुर्राटेदार है, और ये बड़ा इसके नाखून और पंजे निकले हुए हैं, और ये दिखाता है मोदी जी का असली चेहरा, और ये सब ड्रामेबाजी यहाँ पे शुरू हो गई। अच्छा साहब, स्टोरी ये है कि जो आर्किटेक्ट था, उस आर्किटेक्ट ने कह रहा साहब वो फोटो खींचने का एंगल थोड़ा सा अलग अलग हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, इट्स द सेम लायन। मतलब वो अशोक स्तंभ है, उसके 4 शेर हैं, तो वैसी लायन दिखते हैं 4, तो वही है, वो एंगल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया कि नहीं। अभी इंडिया में सबसे गर्मा गर्म बहस ये छिड़ी हुई है, कितनी बेवकूफी की बात है, मुझे बताते हुए हंसी आ रही है। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक तो ये लोग जो हैं, एक बहुत बड़ा यहाँ पे नामी ग्रामी एनजीओ भी चलाते हैं, पता नहीं क्या है, एक्टिविस्ट हैं, अपने आप को वकील कहते हैं, प्रशांत भूषण साहब, वो ट्वीट दाग देते हैं बीच बीच में, वो फायर कर देते हैं, वो दुश्मन दिखे ना दिखे, वो जनरल लाइन ऑफ डायरेक्शन में एक शॉट निकाल देते हैं उसे। अच्छा, तो उन्होंने बोला कि साहब ये मतलब कि ये गलत है। उन्होंने काफी तनकीद करी, और काफी लोगों ने, ऑपोजिशन पार्टीज भी कुल मिल गई, कि ये जो पहले वाला लाइन था बड़ा। मैंने ये ट्वीट करा इस पे सर, मैंने ये बोला, शेर कोई सॉफ्ट और इनोसेंट नहीं है। शेर इज द किंग ऑफ द जंगल सर। जो किंग ऑफ द जंगल इज एन एपेक्स प्रेडेटर। आपने अपने देश का, आपने अपने मुल्क का जो सिंबल चुना है वो लायन चुना है, बब्बर शेर जिसको कहते हैं, आपने लायन चुना है। अगर आपने सिंबल लायन चुना है, तो लायन की कौन सी चीजें हैं जो आपको पसंद आई? उसमें करेज होती है, लायन में दिलेरी होती है उसमें। वो बड़ा
अग्रेसिव होता है लायन। ये नेचर है लायन का। कैट फैमिली का द बिगेस्ट मेंबर ऑफ द कैट फैमिली इज द लायन, जितना मुझे नॉलेज है। ही इज वेरी अग्रेसिव, ही इज एन एपेक्स प्रेडेटर। उसको किंग ऑफ द जंगल क्यों कहते हैं सर? उसको किंग ऑफ द जंगल इसलिए कहते हैं क्योंकि सब उससे डरते हैं। अच्छा, इन्होंने चुन तो लिया सर शुरू शुरू में कि हम अशोक स्तंभ से जो लायन है वो लेंगे और उसको नेशनल सिंबल बनाएंगे, और जबरदस्त सिंबल है, और मैं तो जब भी देखता हूं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया सर, हंसी इस पे आती है, इनके लायन से एक्सपेक्टेशन क्या है? वो इंडिया का लायन है, इनके मन में ना टेडी बेयर होना चाहिए था। इनके दिमाग में एक अलग फिल्म चल रही है सर कि इट शुड बी वेरी कडली, वेरी स्वीट सॉर्ट ऑफ थिंग, वेरी नॉन थ्रेटनिंग। अ लायन इज थ्रेटनिंग सर। आप लायन तो अगर सामने लायन आएगा आप क्या सोचेंगे? और ये एक नहीं है सर, ये 4 हैं, ये उसके अंदर 4 लायंस हैं। ये क्या, जब आपके सामने 4 शेर लगा आपको क्या क्या लगेगा? विल यू फाइंड देम वेरी कडली एंड क्यूट एंड स्वीट? यू विल रन फॉर योर लाइफ, क्योंकि आपको लगेगा ये मार डालेगा मुझे। उसका लायन का एक एग्रेशन है। तो साहब इस पे बड़ी बहस चल रही है, और ये फालतू के इनके पास कोई, देखिए मैं आपको बताता हूं इसके ऊपर एक और पॉलिटिकल एक ताहिर साहब एक बड़ी कमजोरी भी है इसमें। एक्चुअली ऑपोजिशन का, किसी भी पॉलिटिशियन का बेसिक काम होता है इलेक्शन जीतना, ठीक है सर? और खासतौर से कांग्रेस पार्टी अपना काम करीब 10-15 साल से तो नहीं कर रही है, जहां तक मुझे याद है। दे आर लूजिंग एवरी सिंगल इलेक्शन दैट दे हैव फॉट। इक्का दुक्का कोई जीत गए होंगे, वो भी इनके हाथ से निकल रहा है, और बाकी लोग भी हैं। बेसिक परेशानी क्या है मैं आपको बताता हूं कि मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बन गए। ये असली जो पीड़ा है, जो पीड़ है ना, यही है पीड़ कि बन कैसे गया, ये है कौन? इसका, ये कोई बड़े खानदान का भी नहीं है आदमी, है ना? ये तो नॉर्मल एक आरएसएस का प्रचारक था। ये बन कैसे गया? ये इसकी औकात क्या है? ये कैसे बन सकता है? ये तो खुद को चाय वाला कहता है। तो ये चीज अभी तक इनको, इतने साल हो गए, इनको अभी तक हजम नहीं हुई कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कैसे बन गए। और यही इसलिए बेवकूफी की चीजें, हर ये जैसे कि वो मेढक निकलते हैं ना सर बारिश के बाद टर टर करते हुए, ये अभी निकल गए। ये मामला 1-2 दिन में चला जाएगा, लेकिन अभी बाजार बिल्कुल गर्म है। और आप टीवी स्टूडियोज में देखिए, इसी की बहस चल रही है दुनिया भर की। देखिए बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इससे पहले चीफ मिनिस्टर रहे गुजरात के बहुत लंबे अरसे तक। अब वो प्राइम मिनिस्टर हैं, दूसरी टर्म है, और पंडित कहते हैं, पॉलिटिकल पंडित कहते हैं कि तीसरी टर्म भी शायद उन्हीं की होगी। तो वो तो ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बात हमने लाइटर नोट से शुरू की मेजर साहब। अब हम ये देखते हैं कि भारत का जो इस वक्त वर्ल्ड स्टेज पे रोल है वो बहुत बड़ा है। I2, U2, जो इज़राइल, इंडिया, UAE, USA का इत्तेहाद है, उसमें भी भारत है। क्वाड का भी हिस्सा है, इंटरनेशनल स्टेक होल्डर है, दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमीज में से एक है। तो भारत में जिस प्रकार की पॉलिटिक्स हो रही है, वो क्या भारत के वर्ल्ड स्टेज पे जो उसका स्टैचर है उसके मुताबिक हो रही है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही। मुझे लगता है कि जो हमारा पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो अभी बौना है बड़ा। तो जो हमारी फॉरेन पॉलिसी चल रही है, जो जयशंकर साहब चला रहे हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो एक अलग लेवल पे चल रही है। वो फेरारी की तरह चल रही है सर, ये बैलगाड़ी की तरह चल रही है पॉलिटिक्स। तो एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, मैं ये समझता हूं, ऐसा मेरा मानना है। किसी भी चीज का एक डिस्कोर्स होना चाहिए। तो यहां पे क्या है कि खास तौर से जो, अब हमने देखा ऑपोजिशन में जब बीजेपी थी सर, हमने बीजेपी की जो हमने उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे, फिर बाद में वो ऑपोजिशन में भी कई साल, जिंदगी भर तो ऑपोजिशन में ही बैठे अटल जी। तो हमने तो अटल जी का ही देखा है एग्जाम्पल। दे वर वेरी ग्रेसफुल सर, ही वॉज अ वेरी ग्रेसफुल पर्सन। ये इवन डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कांग्रेस के थे, इतने साल प्रधानमंत्री रहे, आप उनकी 100 तनकीद करें बट कोई डिनाई नहीं कर सकता, ये थरो जेंटलमैन, ही इज अ थरो जेंटलमैन। पीवी नरसिम्हा राव साहब and all the great leaders who have sat in the opposition and also been part of the ruling elite in this country. हर समय एक किस्म का सर
इंटेलेक्चुअल बड़ा एक होता था, जिस तरीके से अटल जी भी पॉइंट आउट करते थे, एक ग्रेस था उसमें, एक जेंटलमैनली कंडक्ट था, और जिसको हम फौज में कहते हैं ना OLQs, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, वो पड़ी थी अटल जी में, और बाकी लोगों में भी। आप इनको देख लीजिए, आप डॉक्टर मनमोहन सिंह को देख लीजिए, ये आज की तारीख में भी ऑपोजिशन के पार्ट है, लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने आप को कंडक्ट करते हैं, दैट इज समथिंग टू बी रिस्पेक्टेड बाय एवरीबॉडी। आप ये कह सकते हैं कि नहीं बोले थे, ज्यादा नहीं बोलते थे, कंट्रोल, जो भी कहिए आप, उनकी तनकीद करिए, बट इज अ जेंटलमैन, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। अब प्रॉब्लम ये है कि ये लोग ऐसी ऐसी बातों पे बातचीत करते हैं सर, कि आपको लगता है कि यार ऑपोजिशन की पॉलिटिक्स खासतौर से इतनी बॉर्निंग कैसे हो सकती है, एंड दे आर क्लचिंग एट स्ट्रॉज। इसका कारण भी है सर, इसकी वजूहत है कि आदमी जब बिल्कुल जिसको कहते हैं ना बेहस हो जाता है, अनफीलिंग हो जाता है, क्योंकि अनफीलिंग इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इतनी हार देखी है लगातार दर लगातार, 15 16 17 पता नहीं कितनी बार तो हार गए, स्टेट। अब दे हैव लॉस्ट दैट मेमोरी ऑफ कि जब हम पावर में थे तो कैसा होता था। बिकॉज पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट विनिंग इलेक्शन, जैसा मैंने पहले बोला, पॉलिटिक्स सर इज ऑल अबाउट विनिंग इलेक्शन। दे हैव फॉरगॉटन हाउ टू विन इलेक्शंस। तो जब भी मोदी जी कुछ, अगर मोदी जी मंदिर चले गए तो बोलेंगे ये कम्युनल आदमी है, और वो जो हिंदू है तो मंदिर ही जाएगा, और कहां चला जाएगा सर। हिंदू विल गो टू अ मंदिर, और मुस्लिम विल गो टू अ मस्जिद, एंड ईच टू हिज ओन रिलीजन सर। हम तो किसी को नहीं बोल सकते ऐसे। तो हर चीज में इनको प्रॉब्लम है, ये चले गए तो क्यों चले गए, ऐसा कर दिया। तो आज की तारीख में द पीपल हैव स्टॉप टेकिंग देम सीरियसली, क्योंकि लोगों को ये लगता है इस वक्त भारत में, और ये बात डॉक्टर शशि थरूर ने भी बोली थी व्हेन ही एडवाइज्ड राहुल गांधी। कांग्रेस के ही हैं डॉक्टर शशि थरूर सर, एंड बड़े पढ़े लिखे और यूनाइटेड नेशंस में बड़ा एक आला रोल कर रहा है। डॉक्टर शशि थरूर ने भी यही बात बोली थी कि डोंट क्रिटिसाइज द प्राइम मिनिस्टर इन एवरी सिंगल थिंग। जहां पे वो गलत हैं आप क्रिटिसाइज करिए, जहां पे वो सही हैं आप उनकी तारीफ करिए। तो इससे आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी लोगों की आंखों में। इन्होंने, राहुल गांधी ने बात नहीं समझी, ना ऑपोजिशन वालों ने समझी डॉक्टर शशि थरूर की बात। ये हर चीज पे, अब राफेल खरीदा, चौकीदार चोर है, इलेक्शन खत्म हो गया, राफेल के बारे में बात ही नहीं हुई सर 2-3 साल से बात ही नहीं हुई राफेल के बारे में। ये जो कह रहे थे कि 58,000 करोड़ का स्कैम है सर, 58,000 करोड़, it's not peanut sir, it's about, I think, if I'm not mistaken, something like $10 odd billion, round about that figure, 10 अरब डॉलर। ये कह रहे हैं 10 अरब डॉलर अंबानी को दे दिया। अब इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। क्या हुआ, अंबानी ने वापस दे दिया 10 अरब, हुआ क्या उसका? CAA के बारे में देख लीजिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, अरे सारे मुसलमानों को देश से निकाल देंगे, ये हो जाएगा, सबको मार देंगे, सबको भगा देंगे। ये इन्होंने हल्ला करा, शाहीन बाग में इतना बड़ा ड्रामा करवाया। कितने मुसलमान हैं जिनको देश से निकाला? किसी को भी नहीं निकाला, सब अंदर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हर एक चीज को, फार्म लॉज को, हर एक चीज को इतना बड़ा मुद्दा बनाना, और फिर अपनी मुंह की खाना, फिर बाकी उसमें यूटर्न लेना, तो ये ऑपोजिशन की एक नीति बन चुकी है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। वी इन इंडिया शुड हैव अ वाइब्रेंट ऑपोजिशन सर। किसी भी डेमोक्रेसी में ना एक वाइब्रेंट ऑपोजिशन चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी और अमित शाह जी ने ना ऐसी मार लगाई है सर, ये किसी लायक नहीं रहेगा। ये फिर ये इनकी टोटल जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं आजकल ट्विटर पे चल रही हैं, इट्स ओनली ऑन ट्विटर सर। अरे ये फालतू की चीज कि आपका पहले वाला शेर बड़ा इनोसेंट और बड़ा क्यूट था, और ये वाला शेर, इसके तो दांत रखे, शेर के दांत नहीं दिखेंगे तो शेर कैसा, वो दिखने चाहिए दांत। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। जी देखिए, भारत की जो डेमोक्रेसी है दुनिया में बहुत रिस्पेक्ट की नज़र से देखी जाती है, और कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, और है भी। और एक तरह से उस रीजन में अगर हम देखें, साउथ एशिया के रीजन में, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इन सब के लिए भारत की डेमोक्रेसी एक रोल मॉडल के तौर पर देखी और समझी जाती है। आपकी बहुत गहरी नज़र है उस रीजन में, और वर्ल्ड वाइड जो अफेयर्स हैं उसमें भी। तो आप ये बताइए कि ख़ास तौर पर जो इस वक्त श्रीलंका में हो रहा है, श्रीलंका क्यों भारत से नहीं सीख सका, ना तो डेमोक्रेसी में, ना इकॉनमी में? इस पे भी थोड़ी सी अपनी राय दीजिए। सर ऐसा है कि हमारे यहाँ एक तो मुल्क इतना बड़ा है सर, मुल्क इतना बड़ा है कि जब तक किसी की ब्रूटल मेजॉरिटी ना हो, एकदम थंपिंग मेजॉरिटी, और तब भी जब थंपिंग मेजॉरिटी भी है
तब भी सर ये पूछ पाछ के बातचीत करके हमारा देश चला है। लोग कहते हैं भारत धीरे चलता है, सर भारत इसलिए धीरे चलता है क्योंकि सबकी राय मशवरे से, ब्रॉडली स्पीकिंग। अब हर चीज तो ऐसे नहीं हो सकती सर कि हर चीज के ऊपर आप डिस्कशन करें, लेकिन ब्रॉडली द थिंग्स दैट इंपैक्ट इंडिया सर, उनके ऊपर एक राय मशवरा इसके। तो इससे क्या होता है, हमारे इंस्टीट्यूशंस बड़े स्ट्रांग हैं। इट ऑल कम्स डाउन टू इंस्टीट्यूशंस। जहां पर भी बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, जहां पे इंडिविजुअल्स बिकम बिगर देन द इंस्टीट्यूशंस, वो मुल्क फेल हो जाता है सर, है ना। और जो मुल्क इंस्टीट्यूशंस को बड़ा रखता है, इंस्टीट्यूशंस को हर समय ऊपर रखता है सर, तो वो मुल्क हर समय राइज करता है, शाइन करता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है। अब आपने बात करी इकोनॉमी की और पॉलिटिक्स की, क्यों नहीं सीखा। अब वहां पे बात यह है कि वन फैमिली इंडिया में, इसीलिए तो सब लोग इतने डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के खिलाफ हैं सर यहाँ पे, कि एक परिवार राज करेगा। ये कहां तक अच्छा है, ये कहां तक ठीक है सर, क्यों करेगा, व्हाट इज दैट फैमिलीज क्वालिफिकेशन। नहीं, मैं राजपक्षा फैमिली की बात कर लेता हूं। मैं राजपक्षा फैमिली का क्या क्वालिफिकेशन है सर, कि उसका बाप वहां था, उसका चाचा, उसका ताया, उसका मामा, उसका फूफा वहां पे था, तो इसलिए वो भी वहां पे होगा। दिस इज नो लॉजिक सर। पीपल मस्ट कम बाय द मैंडेट ऑफ द मासेस। तो यहाँ पे मैंडेट लेकर आते हैं सर। पाकिस्तान में ये इशू नहीं है। पाकिस्तान में अभी इमरान खान गुहार लगा रहे हैं न्यूट्रल्स को कि भाई वापस मुझे गद्दी पे बैठा दो, विच मीन्स दैट इमरान खान इज नॉट कमिटेड टू डेमोक्रेसी। जो इमरान खान इतने गाने गाते थे जब वो पहले ऑपोजिशन में थे 2018 के पहले, और फौज की तनकीद करते थे कि फौज ऐसी बुरी है और बलूचिस्तान में लोगों को मार रही है और ये कर रही है, वो कर रही है, सच्ची बोलते थे। लेकिन उस जमाने में जो बड़े हार्श क्रिटिक थे, आज की तारीख में वही फौज को एक तरीके से तरले कर रहे हैं फौज के, पर दूसरी तरीके से तरले कर रहे हैं सर, प्रेशराइज करके कि मुल्क डूब जाएगा और ट्रेंड चलाना जनरल बाजवा के खिलाफ। तो ये है। नेपाल में देखिए आप क्या हो गया। ब्यूटीफुल कंट्री सर, बड़े अच्छे लोग हैं नेपाली लोग, और मैं तो नेपाल जा चुका हूं, वंडरफुल कंट्री सर। बट वही चीज है, जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसने नेपाल की प्रगति को जो है रोक दिया है। फिर आप आ जाइए श्रीलंका में सर, वही फैमिली गराज, चाइनीज इन्वेस्टमेंट, करप्ट एलीट, स्मॉल कंट्री। चाइना हर समय बाइट साइज, अगर मैं कहूं ना, एक मुल्क जिसका खास एक साइज होता है, खास पॉपुलेशन होती है, खास एलीट होता है, खास उसके इकोनॉमिक्स होते हैं, खास उसकी पॉलिटिक्स होती है। दैट इज लाइक अ स्मॉल कुकी टू चाइना। वो चाइना उसको निगल लेता है खा के, जैसे श्रीलंका को निगल गया सर। इंडिया के साथ नहीं कर सकता क्योंकि इंडिया तो बहुत बड़ा मुल्क है सर, एंड पॉपुलेशन इज ऑलमोस्ट नियर टू चाइना, इट्स मैसिव। तो चाइना सोच नहीं सकता, बट चाइना ने पूरा करा है वहां पे। आप कीनिया का देखिए क्या हाल कर रहा है चाइना, लाओस का देखिए क्या हाल कर रहा है, किसी को नहीं बख्शा चाइना ने। तो ये चल रहा है चाइना के साथ। जी, चाइना और इंडिया के रिलेशनशिप पे हम अभी आएंगे। आपने जिक्र किया पाकिस्तान में, और इसके साथ साथ आपने ये भी कहा कि जिन देशों में साउथ एशिया में ख़ास तौर पर फैमिलीज़, डायनेस्टी रहना चाहती है जमहूरियत के नाम पे, उनका फिर वही असर होता है जो हम श्रीलंका में देख रहे हैं। आपने ये भी कहा कि इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, अगर वो इम्पॉर्टेंट ना हो, इंडिविजुअल इम्पॉर्टेंट हो, तो फिर यही कुछ होता है। पाकिस्तान में प्रिसाइजली में सब हम देखें तो वहाँ पे तो इंस्टीट्यूशन इम्पॉर्टेंट है, पाकिस्तान आर्मी इम्पॉर्टेंट है। पाकिस्तान आर्मी का कोई बंदा भी इम्पॉर्टेंट उस तरह नहीं होता जितना इंस्टीट्यूशन होता है। टाइम टू टाइम बंदा भी वहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब डिक्टेटरशिप डायरेक्ट आती है। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशन के इम्पॉर्टेंट होने के बावजूद इकोनॉमिक जो अबतरी है, सोशल अबतरी, पॉलिटिकल अबतरी, वो इंतहाओं को छू रही है, हालांकि वहाँ पे कोई किंगडमशिप या ख़ानदान तो है नहीं। मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान में कभी भी इंस्टीट्यूशंस को बिल्डअप होने नहीं दिया। सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन बिल्डअप हुआ, पाकिस्तान आर्मी है, और तो किसी को बिल्डअप होने नहीं दिया सर। दूसरी चीज है कि लोगों को हर समय डरा के रखा कि हिंदू है खा जाएगा और तुमसे 5-6 गुना बड़ा है, और उसने कभी पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करा, पाकिस्तान को कभी माना नहीं है, और वो तो इस चीज का वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है यहाँ पे, और वो अखंड भारत बनाना चाहता है, और तुम्हें खा जाएगा। आज की तारीख में अगर आप पूछें किसी भी हिंदू से सर, छोड़ के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान जो कि हक से हमारा है सर, nobody wants, no Indian, I have not met any Indian who says कि पाकिस्तान को टेक ओवर कर लो। इतनी प्रॉब्लम के साथ कौन रहेगा सर? Why? एक जमीन के टुकड़े के लिए? सॉरी, we don't want पाकिस्तान, हमें नहीं चाहिए।
हमें, मुझे कम से कम, मैं एज एन इंडियन आई कैन टेल यू ऑन रिकॉर्ड, मुझे मुझे नहीं चाहिए, मुझे कराची लाहौर नहीं चाहिए सर। ये यहाँ पे जितना रेडिकलाइजेशन है, जितना एक्सट्रीमिज्म है, हर दूसरे बंदे के पास हथियार है, तो हमारा मुल्क बहुत अच्छा है। और पाकिस्तान अगर मिल जाता है, मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूं, तो हमारे हमारे मुल्क के बर्बादी का सबब है वो। तो वी डोंट वांट पाकिस्तान, पाकिस्तान जितना दूर रहे उतना बढ़िया से। वी हैव नो डिसरिस्पेक्ट टू द कॉमन पाकिस्तानी, बट पाकिस्तानी लीडर्स की बात कर रहा हूं। अब मैं आपके आता हूं, जो आपका सवाल है सर, आपने सवाल पूछा कि मेरे साहब एक किस तरीके से है कि पाकिस्तान में ये सब, जो हर चीज का बहरान हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स से एक्चुअली क्या है, देयर आर नो एक्सपर्ट्स, राइट? वहां पे जो भी एक्सपर्ट्स हैं सब बाहर बैठे हैं। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है सर पाकिस्तान का, मैं बता रहा हूँ, डुअल पासपोर्ट है। मैं ये मानता हूं, व्हेन यू हैव अ डुअल पासपोर्ट सिस्टम ना, यू आर टेलिंग अ पर्सन कि आपका एक पैर पाकिस्तान में दूसरा लंदन में हो सकता है। तो कम से कम पाकिस्तान शुड डू अवे विद दिस डुअल पासपोर्ट सिस्टम, कि जो बंदा अगर तैरना है तो पाकिस्तान में रहे, डूबना है तो पाकिस्तान में डूबे। और मैं सिर्फ ऑफिस होल्डर्स के लिए नहीं कह रहा, जो रेडी चला रहा है, जो डेली वेज का लेबरर है, जो सब्जियां बेच रहा है, ही शुड ऑल्सो बी ओनली एंड ओनली एंड ओनली अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। तब यू विल पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज। मुझे विश्वास नहीं हुआ जब मुझे पता लगा कि मोहिद यूसुफ साहब का ग्रीन कार्ड है। जब मुझे पता लगा, आई वॉज शॉक्ड। ही इज दी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वॉज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ पाकिस्तान। उसका ग्रीन कार्ड कैसे हो सकता है? मतलब उनको अलाउ कैसे करा एक्सेस टू सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स? भारत में तो सर हल्ला हो जाएगा अगर ऐसी चीज हो तो। दूसरी बात यह, तीसरी चीज जो सबसे बड़ी चीज है सर, कि द वे पाकिस्तान सीज इटसेल्फ, जिस तरीके से पाकिस्तान खुद को देखता है, इट इज ऑलवेज पंचिंग अबव इट्स वेट, है ना? इंडिया के साथ आप जितना कंपेयर करेंगे आपको उतना नुकसान होगा, जितना आप कश्मीर कश्मीर करेंगे आपको उतना नुकसान होगा। और इंडिया को ये नैरेटिव सूट भी करता है पाकिस्तान का, इसलिए इंडिया ज्यादा नहीं बस एक सरसरी तौर पे बोल दिया कि नहीं ये गलत है और हम कंडेम करते हैं पाकिस्तान के रिमार्क्स। इंडिया में यहाँ पर फॉरेन ऑफिस वाले बड़े खुश हैं सर। फूड सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो जाते हैं, वो कश्मीर की बात करते हैं सर। हमें क्यों बुरा लगेगा? फूड सिक्योरिटी गई ना गड्ढे में। कल अगर एनर्जी सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो को देखेंगे तो जो पाकिस्तानी आवाम है बिलावल भुट्टो को कैसे जज करेगा? वो ये जज नहीं करेगा पाकिस्तानी आवाम कि सर आप एनर्जी सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस में गए थे, अगर कल ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस होती है यूएन में या कहीं पे भी, कि आपने एनर्जी सिक्योरिटी के लिए क्या करा? नहीं साहब, क्या आपने पाकिस्तान के बारे में, आपने कश्मीर के बारे में बात करी कि नहीं करी? आप ये बताइए। हाँ, मैंने कश्मीर के बारे में बात करी, वहां पे मैं टेबल ठोक के कश्मीर के बारे में बोल कर आया। अरे जनाब, वेरी गुड, शाबाश। अभी देखिए शहबाज शरीफ साहब की फोन पे बातचीत हुई, कुवैत के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके साथ बातचीत हो गई शहबाज शरीफ की। उसमें भी इन्होंने बोला, ये कुवैत के प्राइम मिनिस्टर को ये बोलते कि सर हमारे यहाँ आप 5-6 बढ़िया वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल खुलवा दें। कुवैत तो इज फ्लोटिंग इन ऑयल सर, कुवैत को क्या फर्क पड़ता है? दे देता वो 100 मिलियन, अपने बंदे अपने कॉन्ट्रैक्टर भेज के अस्पताल बनवा देता। हमारे लिए टॉप क्लास इंजीनियरिंग कॉलेजेस बना दीजिए, हमारे लिए डिसैलिनेशन प्लांट्स। अरब नेशंस में तो प्रॉब्लम है ना सर, समुंदर बगल में लेकिन पानी नहीं है। हमारे लिए डिसैलिनेशन प्लांट्स लगा दीजिए कराची में और दीगर जगहों पे, बलूचिस्तान में पानी का बड़ा मसला है पीने का। आप क्या ये कर सकते हैं? ये नहीं। दे आर जज्ड, पाकिस्तानी जो रूलिंग एलीट है, दे आर जज्ड कि आपने कितनी जोर से कश्मीर के बारे में बात करी। और ये इंडिया को सूट करता है, इंडिया चाहता है कि यही बात करें। तो ये कई सारे फैक्टर्स हैं सर, इसके ऊपर तो एक अलग से प्रोग्राम होना चाहिए। आई कैन नॉट एक्सप्लेन जस्ट इन अ फ्यू लाइंस, बट ये है थोड़ा, मुझे लगता है किबला दुरुस्त नहीं है सर मुल्क का। आपने कहा कि मुल्क का किबला दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान का किबला कभी अमेरिका की तरफ होता है, मिडल ईस्ट या गल्फ स्टेट्स की तरफ तो रहता ही है, और कभी चाइना की तरफ भी हो जाता है। चाइना भी खुश नहीं है। लेकिन मैं प्रिसाइजली अब बात करता हूँ चाइना की भारत के साथ जो तल्लकदारी है। हमने लद्दाख में जो देखा, एक बहुत ही अफसोसनाक, जिस तरह चाइनीज़ ने वहाँ पे वायलेट किया नॉर्म्स को, और वो एक बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे झड़पें हुई। लेकिन इसके बावजूद ट्रेड कोई ऑलमोस्ट $100 बिलियन का है। भारत एक बहुत बड़ा देश है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, चाइना एक बड़ा देश है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, दोनों बड़ी इकॉनमीज़ हैं।
लेकिन चाइना अपसेट भी रहता है। भारत की जो इंटरनेशनल जो ट्रेडिंग पार्टनरशिप है विद द वेस्टर्न वर्ल्ड, चाइना को ये बात पसंद नहीं आती। अब सप्लाई चेन के मसला में भी चाइना से भारत बहुत कुछ शिफ्ट हो रहा है, वो भी पसंद नहीं आती। भारत ने कुछ चाइनीज़ कंपनी को रेड किया कि वहाँ पे कोई वायलेशन तो नहीं हो रही। अब चाइना भारत को वार्निंग दे रहा है। इस सारी सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं ऑल टुगेदर? ताहिर साहब, दो तीन चीजें हैं। चाइना चाहता है कि जो चाइना का वर्चस्व है, जो ओवरऑल सुजरेनिटी है, जैसे बाकी मुल्क कबूल करते हैं, जैसे श्रीलंका ने कबूल करा या फिर पाकिस्तान ने कबूल करा, भारत भी कबूल कर ले। लेकिन भारत इतना बड़ा है कि चाइनीज निगल नहीं पाएंगे इसको। वी आर ऑलमोस्ट एज बिग एज चाइना, गिव और टेक 100 मिलियन हियर एंड देयर और 200 मिलियन हियर एंड देयर। ज्यादा हमारी पॉपुलेशन में ज्यादा फर्क नहीं है। लैंड मास भी हमारा बहुत बड़ा है। चाइना जितना बड़ा नहीं है, लेकिन लैंड मास इज ट्रिमेंडस। इकोनॉमी ग्रो कर रही है, चाइना जितनी बड़ी नहीं है, लेकिन वी आर द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग इकोनॉमी आज की तारीख में। भारत जो है, चाइना डज नॉट वांट अनदर राइजिंग सुपर पावर एज इट्स नेबर। चाइना के लिए आइडियल सिचुएशन क्या है सर? कि रशिया उसके ब्लॉक में है। आइडियल सिचुएशन ये होगी कि भारत भी उसके साथ आ जाए और हम सब लोग मिलके, ये लोग जूनियर पार्टनर्स बने चाइना के, चाइना अमेरिका को आंखें दिखाए, यूरोप को आंखें दिखाए और बोले कि अब हम अपने हिसाब से दुनिया चलाएंगे। तो ऐसा तो भारत होने नहीं देगा सर, इसलिए चाइना अपसेट है। ये वीवो के ऊपर जो रिसेंटली जो मोबाइल फोन बनाता है उसके ऊपर जो रेड हुई है, देखिए बात यह है ना कि ये गलती पाकिस्तान ने भी करी सर, ये गलती चाइना ने भी करी। मैं दोनों का आपको झट से कंपैरिजन दे देता हूं। पाकिस्तान ने सोचा कि हम कश्मीर में टेरर करेंगे, 26/11 करेंगे, ये सब चीजें करेंगे हम, और हम बड़े स्मार्ट हैं, हम बच निकलेंगे, कोई हमें कुछ बोलेगा नहीं सर, कोई हमें पूछेगा नहीं, और हम डिनाई कर देंगे, बोलेंगे कि ज्यादा से ज्यादा अगर बहुत ज्यादा प्रेशर आए तो बोल देंगे नॉन स्टेट एक्टर्स थे, हमारा कोई बिगाड़ लेगा। लेकिन भारत ने बिगाड़ा बहुत कुछ। ये जो पाकिस्तान में अभी के हालात हो रहे हैं आज की तारीख में, ये FATF की ग्रे लिस्ट है, जो फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है पाकिस्तान में, जो कुछ भी है, इसमें भारत का बहुत बड़ा हाथ है सर। भारत का ऐसे हाथ है कि भारत ने लॉबिंग करके और पाकिस्तान को एक्सपोज करके टेररिज्म के साथ पाकिस्तान को इतने साल ग्रे लिस्ट में रखा। करीब 38 अरब डॉलर का पाकिस्तान को लॉस हुआ। तो क्या पाकिस्तान को खामियाजा भुगतना पड़ा टेरर एक्टिविटीज का? हाँ। एक मुल्क जो $1 बिलियन के लेसर जाके दूसरे मुल्कों में मांगता है, अगर उसके $38 बिलियन का लॉस हो गया पिछले 3-4 साल में, तो उसके लिए बहुत बड़ा लॉस है। एक तो पहली बात यह है। दूसरी चीज यह है कि व्हाट इज IMF सर? IMF इज बेसिकली अमेरिका। आप नाक को ऐसे पकड़ें, गोल घुमा के पकड़ें, IMF is basically America. And with its diplomacy, India has ensured that Pakistan has a tough time in the economic sphere. हम उनके साथ ट्रेड करने नहीं वाले अभी। जब तक इंडिया ट्रेड नहीं करेगा उनके साथ, वहां पे आटा दाल चावल का जो दाम है वो ऊंचा ही रहेगा, नीचे नहीं आ सकता, नीचे नहीं आ सकता। और अब पाकिस्तानियों को भी ये बात समझ में आ गई कि चीन जो है ना, चीन इज ऑल्सो इरिटेटेड विद पाकिस्तान। अब चाइना भी थोड़ा सा हल्का हल्का पीछे हाथ खींच रहा है। वो खुली चेकबुक नहीं दे रखी कि बेटा ये लो ब्लैंक चेक और अपने मन का अमाउंट लिख दो, जैसे पुरानी वो 70s और 80s की हिंदी फिल्मों में होता था ना कि तुम मेरी बेटी से मिलना छोड़ दो और ये रही ब्लैंक चेक। वो कई इफ्तिखार साहब वो बड़ा ब्लैंक चेक देते थे, एक एक्टर होते थे इफ्तिखार साहब, तो इफ्तिखार साहब की बड़ी आदत थी, बिजनेसमैन बनते थे तो ब्लैंक चेक देते थे, हीरो से बोलते थे भर दो इसमें नाम। वो चाइना ने वो काम खत्म कर दिया सर, वो अब ब्लैंक चेक मिलना खत्म हो गया। तो ओवरऑल क्या है कि जो इंडिया, देखिए चाइना जो भी करेगा उसका एक पुशबैक होगा इंडिया से। मैं ये नहीं, देखिए चाइना को, दुनिया को ये लगता है कि यार उन्होंने गलवान में करा तो इंडिया ने कोई कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया। ये एक्शन ही तो है जिससे चीखें निकल रही हैं। हमें एक बात पता है, चाइना की ताकत उसकी फौज में नहीं है, उसकी फौज से उलझने की कोई जरूरत नहीं है सर। और ये मोदी जी और अजीत डोभाल साहब और जयशंकर साहब ये साफ समझते हैं, चाइना की फौज से इसलिए उलझने की जरूरत नहीं है क्योंकि चाइना की जो ताकत है वो उसकी फौज में है ही नहीं। चाइना की ताकत उसकी इकोनॉमी में है, और उसकी जो इकोनॉमी है सर वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से बनी है। धीरे धीरे करके जितनी भी कंपनीज हैं, दे शुड स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग इन कंट्रीज अदर देन चाइना। वो भारत हो, ठीक है सर, वो मलेशिया हो, वो फिलीपींस हो, वो
कोई कोई मुल्क हो सकता है, थाईलैंड हो सकता है। धीरे धीरे और हर रोज धीरे धीरे कंपनियां जा रही हैं। तो भारत ने भी अरबों डॉलर लगा दिए सेमीकंडक्टर में, भारत ने भी कई सारे कदम उठाए हैं। सबसे बड़ा सैमसंग का मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपने गौतम बुद्ध नगर में, सर, नोएडा में, इन द वर्ल्ड। एप्पल इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड हियर। तो धीरे धीरे सब कुछ चेंज हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये आजकल में नहीं होगा, इट माइट टेक 10 years, इट माइट टेक 15 years, बट यू हैव स्टार्टेड सीइंग द डिक्लाइन ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी। वी हैव स्टार्टेड दिस सिस्टम एंड वी नो कि जादूगर की जान तोते में है, सर। तोते की गर्दन मरोड़ देंगे तो जादूगर मर जाएगा। गलवान में कुछ करने की जरूरत नहीं। उनका जो गलवान है ना सर, चाइना का गलवान चाइना की जेब है, चाइना की इकोनॉमी उसका गलवान है सर। उसका गलवान ऊपर नहीं है ईस्ट लद्दाख में। तो इससे क्या हम ये मुराद लें कि चाइना की जो एक तरह से रीसेंट वार्निंग है वो भारत पे तो असर नहीं डाल रही, और चाइना ऑन द अदर हैंड भारत के साथ अपने तजारती रिश्ते नाते भी कम या ख़त्म नहीं करना चाहता। तो फिर क्या भारत, जो आप कह रहे हैं कि उसकी जान उसकी जेब में है, भारत इस बात को समझते हुए उनके साथ जो ज़रूरी कमर्शियल रिश्ते हैं वो भी रखेगा और अपनी मर्ज़ी से क्वाड का हिस्सा भी रहेगा और I2U2 का हिस्सा भी रहेगा और इंटरनेशनल स्टेक होल्डर भी रहेगा? तो फिर चाइना कैसे रिकंसाइल कर पाएगा भारत के साथ तजारत भी और दुश्मनी भी? देखिए सर, ऐसा है कि जो मोदी जी ने मेक इन इंडिया शुरुआत करी थी, जो अभी भी चल रही है, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया क्या है सर? मेक इन इंडिया एक नाम है, बट उसके पीछे लॉजिक क्या है? उसके पीछे लॉजिक है सर सप्लाई चेन रेजिलियंस, इकोसिस्टम। मेक इन इंडिया तो एक नाम है, एक जिसको कहते हैं ब्रांड है, जिसको लेके चल रहे हैं। मेक इन इंडिया में अपने आप कुछ नहीं है। इट इज इसेंशियली सप्लाई चेन रेजिलियंस। इट इज इसेंशियली अबाउट योर ओन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, जो इंडिया बड़ी तेजी से बना रहा है। अच्छा, जो हम करीब 100 से ज्यादा अरब डॉलर की जो ट्रेड है, उसमें 60-70% जो चाइना के फेवर में जाती है। तो हम 1.5 सीपैक, जितना सीपैक टोटल 15 साल में पाकिस्तान में होना था ना सर, 15 साल में होना है, उसका 1.5 गुना हर साल हम चाइना को देते हैं। चाइना हमें देता है वो अलग चीज है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। हम चाइना को इतना देते हैं, 1.5 सीपैक। अब मुद्दे पे बात है सर। मुद्दा ये है कि धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो 70 अरब है जो चाइना को जा रहा है, जो ट्रेड इंबैलेंस है, ये 60 अरब होगा, फिर 50 होगा, फिर 40 होगा, और धीरे 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 ये सब चीजें खत्म होती रहेंगी सर। दैट इज व्हाट इज मेक इन इंडिया। हमने इनफैक्ट डिफेंस परचेजेस में जो हमारा पैसा रशिया को जा रहा था या हमारा काफी पैसा यूरोप और अमेरिका को जा रहा था, काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो डिफेंस मिनिस्ट्री ने, इंडियन आर्मी ने कैंसिल कर दिए। बोला कि तुम यहां पे बनाओ अपनी इंडस्ट्री। तो पहली बार आई थिंक कितने 1.5 या 2 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है हमारा लास्ट फाइनेंशियल ईयर। आई थिंक हमने जो एक्सपोर्ट करा है, विच इज फार मोर देन कभी प्रीवियस, और उनको 5 अरब डॉलर का टारगेट दिया है, फिर 10 अरब। सो बाकी चीजें भी, मैं तो सिर्फ डिफेंस की बात कर रहा हूं क्योंकि वो मेरी रुचि है, मेरा रुझान उस तरफ है। लेकिन और भी चीजों में धीरे 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 इंडिया पुश कर रहा है, खुद इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है। स्किल इंडिया का प्रोग्राम है, लोगों को अपस्किल करना, और ये चीजें इस तरीके से करना कि फिर भारत को बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत ना बने। और इस पर बहुत शदीद प्रेशर है गवर्नमेंट का। मतलब जिसको कहते हैं कि गंगा जी में नहा धो के पड़ गए मोदी जी पीछे इस चीज के, और अगर वो पीछे पड़ गए तो काम हो जाएगा ये। तो ये जो इम्बैलेंस है ट्रेड का चाइना का, वी आर काउंटरिंग इट बाय सप्लाई चेन रेजिलियंस एंड बिल्डिंग एन इकोसिस्टम इनसाइड इंडिया। और खेल वही है। तो ये जब भी चाइना कुछ हरकत करेगा, चाइना को चोट पहुंचेगी। चाइना शुड नो दैट इसका एक रिस्पॉन्स होगा। गलवान का रिस्पॉन्स जरूरी नहीं है कि वो गलवान में हो, गलवान का रिस्पॉन्स मुंबई में होगा, गलवान का रिस्पॉन्स नोएडा में होगा, लेकिन गलवान का रिस्पॉन्स होगा। कहीं ना कहीं चाइना को यह पता लगेगा कि भारत को छेड़ोगे तो फिर उसका जवाब आपको पक्का मिलेगा। जी, आपने कहा कि चाइना को पता चलेगा कि भारत को अगर छेड़ा गया तो उसका जवाब मिलेगा, और वो मुझे सब ऑलरेडी मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें वक्त दिया। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमें हर बार वक्त देते हैं। और मेरी अपने व्यूअर्स से गुजारिश है कि मेजर साहब के
चाणक्य फोरम के जो ऐप्स हैं एंड्रॉयड और एप्पल के, वो भी डाउनलोड कीजिए। इनकी वेबसाइट बहुत वाइब्रेंट है और यूट्यूब पे हर जगह मेजर गौरव आर्या जी छाए हुए हैं। इसके साथ साथ आप टैग टीवी के ऐप्स को भी डाउनलोड कीजिए, हमारे रॉको के, अमेज़ॉन के, एप्पल के और एंड्रॉयड के ऐप्स 24/7 वॉच टैग टीवी, न्यूज़ एंड व्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट। और इसके साथ साथ हमारे यूट्यूब के चैनल पे आप डोनेट के बटन को क्लिक करेंगे तो आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं पेपॉल के ज़रिए, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए या पैट्रियन के ज़रिए। आज का तबसरा मेरे साथ और मेजर गौरव आर्या जी के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.